साथियों नमस्कार। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन से। प्री बीएड प्री डीएलएड वाले साथी लगातार हमसे संवाद कर रहे थे मैसेज के माध्यम से, तो आज से हम एमसीक्यू सीरीज लेने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपका अन्य विषयों पर आएंगे। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, सवाल समझ में आनी चाहिए, है ना, तब मजा आता है भाई पढ़ने से। देखो, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो, देखो जिस काल का लिखित विवरण नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, तो जानने, देखो इसको जानना है तो आपको इतिहास को जानना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग, उसको भी मैं पहले बता देता हूं। एक होता है, यह है प्रागैतिहासिक काल, इसको पहला भाग में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल ये दूसरा भाग है, और ऐतिहासिक काल ये तीसरा भाग है। ठीक है, अब यहां पर ये तीनों भागों को इतिहास में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। प्राग मतलब इतिहास काल के पहले। अब देखो, इतिहास के भी ये पहले की बात है प्रागैतिहासिक काल, और जब ये इतिहास के भी पहले की है मतलब बहुत पुराना है, और पुराना से भी पुराना होने की वजह से इस काल की कोई भी लिपि नहीं थी, और इस काल में कोई लिपि नहीं थी तो यह क्या नहीं था भाई, सभ्य नहीं था, है ना। तो प्रश्न वही है, लिखित विवरण किस काल में नहीं था, तो यही उत्तर आ जाएगा भाई, प्रागैतिहासिक काल में लिखित विवरण नहीं था। जब इसका उत्तर आ जाएगा ए। लेकिन यहां पर बात करें, ये दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें लिखित विवरण था। देखो, प्रागैतिहासिक काल में न तो लिखित विवरण था, अब लिखित विवरण था नहीं तो उसको कहां पढ़ोगे भाई, विवरण ही नहीं है लिखा हुआ तो थोड़ी पढ़ पाओगे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। जबकि ऐतिहासिक काल जो तीसरा था, ठीक है, तो इसमें क्या था भाई, यह लिखित विवरण भी था, इसको पढ़ा भी जा सका है। और इसका उदाहरण दूं, ऐतिहासिक काल के प्रमुख ग्रंथ आपने देखा होगा, जो वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ आते हैं ना, वो लिखित में है, जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यही ऐतिहासिक काल है। अर्थात याद रखना, जब ऐतिहासिक काल की बात आती है तो वैदिक काल आएगी, बौद्ध काल आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके जितने भी प्रमाणिक साक्ष्य है, पुराण है, हम उसको पढ़ पा रहे हैं, मतलब ऐतिहासिक काल को पढ़ा भी गया है। तो समझ गए ना इस विकल्प को। चलिए अगले विकल्प पर आ जाइए, विकल्प नंबर 2। देखिए भाई, मैं विकल्प के साथ साथ आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, बैल को, कुत्ता को, गाय को या हाथी को। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को क्या बनाया था भाई, पालतू पशु बनाया था, याद रखना। ठीक है, सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया, उसके बाद में फिर अन्य जितने भी जानवर हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, आधुनिक होमोसोपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। आधुनिक होमोसोपियंस मानव अब किस काल में हुआ होगा भाई, तो यह है उच्च पुरा पाषाण काल। क्या काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये जो बांटा हुआ है ना, ये प्राग ऐतिहासिक काल जो मैंने अभी बताया पहला, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला क्या है, पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये पाषाण काल है मेरे दोस्तों, और उच्च पाषाण काल इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 4 देखो, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। देखो भाई, आग का प्रयोग, अब सबसे पहले इस काल को आपको जानना है।
जैसे ये है मध्य पाषाण काल। तो इस मध्य पाषाण काल में याद रखते चलना भाई, चाहे तो आप नोट्स कर सकते हो। इस मध्य पाषाण काल में मेहरगढ़ पत्थरों से लघु औजार प्राप्त हुए हैं। कहां से? मध्य पाषाण काल से। पशुपालन की शुरुआत भी इसी मध्य पाषाण काल से हुई है, याद रखना है भाई। पशुपालन की शुरुआत भी इसी मध्य पाषाण काल से हुई है। और इसके अलावा अर्थात ये मेहरगढ़ के पत्थर भी यहां मिले, पशुपालन की भी शुरुआत यहां से हुई। ठीक है, ये दो चीजें हैं किसका? मध्य पाषाण काल का। अब बात करो इसमें नव पाषाण काल में। इसी को उत्तर पाषाण काल कहा जाता है, याद रखना, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। अब कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इसी नव पाषाण काल में ही कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहां से हुए हैं भाई? तो नव पाषाण काल में कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में ही कृषि के साक्ष्य मिला है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? प्रश्न आपका आ सकता है, तो नव पाषाण काल, ये भी याद रखना है भाई। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका आविष्कार होगा तो इसका उपयोग भी होगा, है ना। तो पहिए का आविष्कार और उपयोग नव पाषाण काल में हुआ। अब ये जो ताम्र पाषाण काल है, समझ रहे हो ना, ताम्र पाषाण काल तो इसी को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको ही कहा जाता है, याद रखना है भाई, ताम्र काल। ठीक है, उसके बाद कांस्य काल, तो ये याद रखना। अब यहां मानव ने प्रयोग कब शुरू किया था? प्रश्न 4 है, तो क्या हो जाएगा भाई? नव पाषाण काल। क्योंकि अभी हमने कहा अधिक से अधिक जो नई नई चीजें नव पाषाण काल में सीखा, नव मतलब नवीन नवीन चीजें, जैसे कृषि के साक्ष्य मिले कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार यहीं पर हुआ। ठीक है भाई, इसके अलावा मृगभांड का भी निर्माण इसमें हुआ है। और ग्राम संस्कृति अर्थात गांव की तरह लोग आकर बसने लगे, आदिम मानव आकर बसने लगे। तो कौन सा में बसने लगा भाई? जब नव पाषाण काल में पहुंचा ना इंसान, आदि मानव, तब वह एक जगह पर एकत्र होकर बसने लगे, उसी को ग्राम कहलाया जाने लगा। ठीक है, चलिए विकल्प 5 देखो। 5वां विकल्प है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया भाई सर्वप्रथम? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा या डी पीतल। तो क्या होगा इसका उत्तर? तांबे का प्रयोग। देखो भाई, सर्वप्रथम मानव ने किसका प्रयोग किया है भाई? तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया। और यहां से आयात, देखो पहले तो ये जानो कि तांबे का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हुआ था। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया है। इसके अलावा ये हुआ कब? तो ताम्रकालीन सभ्यता कहलाया। कौन सा? तांबा ज्यादा मिलता था, ठीक है, उस टाइम में भी। और सिंधु घाटी सभ्यता भी वही है। ठीक है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता की जब मैं बात यहां कर रहा हूं ना, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें कृषि प्रमुख था मित्रों, इसको भी आपको याद रखना है। चूंकि अब इसका उत्तर तांबा हो जाएगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। चलिए आगे प्रश्न 6वां में आ जाइए और देखिए क्या कहता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, ये देखिए, अभी मैंने वो चीज कहा और वो चीज हमारे पास आ गया है ना। तो सर्वप्रथम कौन सी फसल अभी मैंने कही भाई? कृषि की बात की गई कि मानव ने इसी सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि। अब कृषि में कौन सी कृषि? कृषि में कौन सी भाई? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं की कृषि। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखो, मानव खाद्य पदार्थों उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। देखो, अब जो आदि मानव है वो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लगे, खेती किसानी करने लगे और उसको खाने भी लगे। तो कब खाने लगे होंगे?
कब खाने लगे होंगे भाई? तो मैंने एकदम से ट्रिक बता दिया है। नौ मतलब नया नया चीज जब कर रहा है ना, तो वो नौ पाषाण काल, आंखें कान मूंद के बनाना है भाई। जब नया नया चीज करत रही ना आदि मानव, हाँ कुछ आधुनिक तरीका, तब वह नव पाषाण काल में आ गए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्रश्न 8वां की तरफ बढ़ते हैं। 8वां देख लो, निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? देखो भाई, इसका उत्तर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी। अब मैं बताता हूं, ये है, शॉर्ट में लिखता हूं ना, एच मतलब हड़प्पा, समझ जाना। दयाराम साहनी किसका है? हड़प्पा है। ठीक है, ये है आर डी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मोहनजोदड़ो। राखलदास जो बनर्जी हैं, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें। और इसके अलावा देखो भाई, यहां जो राव है रंगनाथ राव कौन है भाई? ये राव जो है रंगनाथ राव है, श्री रंगनाथ राव जी हैं। और रंगनाथ राव ने किसकी? तो एल फॉर लोथल, लोथल की खोज की। अब बीबी लाल ने किसकी? कालीबंगा। तो ये के आ जाएगा, शॉर्ट में समझो भाई, लिख सकते हो। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, आरडी मतलब राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, एस आर राव ने किसकी की है भाई? तो एल मतलब क्या कहा मैंने? याद रखना भाई, ठीक है, लोथल। क्या कहा? लोथल। उसके बाद बीबी लाल ने के मतलब कालीबंगा। तो ये 4 चीजों को याद रखना। चूंकि हमारा उत्तर, हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है हड़प्पा की खोज, तो दयाराम साहनी ने की है। लोथल की खोज किसने की है भाई? तो एस आर राव ने की है। मोहनजोदड़ो ने किसकी खोज की है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने की है। इस तरह से याद रखना है ना? क्लियर है भाई? प्रश्न 9 देखो, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? जितने भी हड़प्पा स्थल है ना, तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है भाई? 9वां हड़प्पाई जो स्थल है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलो प्रश्न 10वां देखो भाई, जो चीजें समझाने लायक है मैं उसको समझाता हूं। ठीक है, 10वां देखो, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? तो पशुपति की जो मुहर है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा 11वां प्रश्न में आ जाओ, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिले हैं मेरे दोस्तों? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं भाई? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। प्रश्न 12वां देखो, प्रश्न 12वां क्या कहता है? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? अब ये जो बड़ा वाला विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है ना, वो कहां से हुआ है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्या हुआ है? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो कि खोज किसने किया था भाई? इस वृहद जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है और मार्शल ने इसको खोज निकाला था। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, हड़प्पा में इसको भी थोड़ा सा समझो। जैसे शुरू से मैं कर रहा हूं ना, हड़प्पा देखो, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है भाई? राय बहादुर दयाराम साहनी है। इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है,
और यह कौन सी नदी के किनारे हैं भाई? हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं मेरे दोस्तों? ये रावी नदी के किनारे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है आपका ये हड़प्पा शहर। क्या है भाई? सबसे प्राचीन शहर में से एक है। और इसी हड़प्पा काल में दोहरे समाधान की पद्धति लागू, ठीक है। और ये दूसरा बड़ा है, इससे भी बड़ा एक नगर है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा नगर है, ठीक है, वो है मोहनजोदड़ो पहले स्थान में। सबसे पुराना हड़प्पा, लेकिन सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। उसके बाद दूसरा बड़ा नगर में आता है आपका हड़प्पा, ठीक है। अब यह कांस्य युग से संबंधित था और इसी हड़प्पा युगीन जो संस्कृति है ना साथियों, वो झुकर संस्कृति कहलाती थी, ठीक है। हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य आपको पता चला। बात कर लूं मैं यहां मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने किया था? 1922 में। कब? 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा नगर है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा नगर कौन है भाई? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद हड़प्पा आता है इसमें क्षेत्रफल में, ठीक है, लेकिन प्राचीनता की दृष्टि से देखें तो हड़प्पा सबसे प्राचीन है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो हमने क्या बताया? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, ठीक है, सबसे बड़ा नगर है। और यह कौन सी नदी के तट पर है भाई? आ सकता है पेपर आपके एग्जाम में, तो सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है भाई? सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। अब आगे बात करें तो यह जो सिंधु नदी है, चूंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और सिंधु नदी है कहां चीज भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन दो महत्वपूर्ण हमने पॉइंट पर बात की है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यही दो चीजें हैं और इसी से जुड़ा हुआ आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए देखो भाई, पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या बताई है? अब इसकी समय सीमा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा तो मैं बताता हूं। देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2500 से 1750। तो क्या बाकी ऑप्शन गलत हैं? तो देखो भाई, ये जो बी वाला ऑप्शन है 2500 से 1750 तक वाला, ठीक है, इसी ऑप्शन को सही माना गया है। इसके बाद भी कार्बन 14 के आधार पर भी बता रहा हूं। देखो कार्बन 14 काल करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग सही जान रहे हैं, तो कार्बन 14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की तय सीमा 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अच्छे से लिख लेना भाई ना, मैं हाथ से लिखता हूं तो नहीं आता। उसके बाद 3250 से 2750 किसने माना था इसका तय सीमा? जॉन मार्शल ने। फिर एनसीईआरटी को ही प्रमाणित ज्यादा मानते हैं भाई हम, है ना। एनसीईआरटी के बुक में क्या माना गया है इसकी समय सीमा? 2500 से 1800। तो ये जो ऑप्शन है ना, वो एनसीईआरटी के द्वारा इस ऑप्शन को कहा गया है। तो सर्वमान्य की जब बात आती है तो 2500 से 1750 को याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है ना? कब से मूर्ति पूजा शुरू हुई होगी हमारे देश में? पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी, ठीक है ना। मतलब समझो सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है। देखो भाई, ये जो सभ्यता है हड़प्पा नामक स्थल पर
इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और खोजकर्ता कौन थे? जॉन मार्शल ने। और यह सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन था, याद रखना है भाई। इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसका खनन सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा ही सभ्यता है भाई, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब इस सभ्यता में अर्थात सिंधु सभ्यता में उस समय मनुष्य आदिम मानव क्या करते थे भाई? खेती किसानी करते थे। अर्थात इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था भाई? कृषि कार्य था। ठीक है, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्या? ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब सर्वप्रथम कपास उत्पादन भी इसी सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। ठीक है ना, कपास उत्पादन का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। इसके अलावा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो आदिम मानव थे, इंसान थे, उनको किस किस चीज का ज्ञान था? वो नृत्य के बारे में जानते थे कि नाचना क्या होता है ना भाई। ये पासा वगैरह खेलने के बारे में परिचित थे। इसके अलावा ये हाथी को भी जानते थे कि हाथी नामक जानवर होता है ऐसा। ठीक है, ये तीन चीजों से परिचित थे। और इस समय आयात की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो कौन कौन से धातु का आयात किया जाता था? तो एक था इस समय सोना का, एक इस समय था चांदी का और तांबा। ये तीन धातुओं का आयात सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। ठीक है, तो इतना है भाई सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको आपको याद रखना होगा। आगे क्लियर? वैदिक काल पर मैं थोड़ा सा बात कर लूं क्योंकि इसमें भी ऑप्शन है वैदिक काल। देखो, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। एक है उत्तर वैदिक काल, जिसे ब्राह्मण साहित्य काल कहा जाता है। तो ये वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। और जब वेद की बात आती है तो पुराणों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चार प्रकार के वेद हम पढ़ते हैं वैदिक काल में। क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पर बाद में हम डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा इसमें और मौर्य काल को देख लीजिए। अब मौर्य काल, जिसको मौर्य वंश कहा जाता है, तो मौर्य काल या मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना भाई, मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को लड़ाई में पराजित कर दिया था और मगध में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इस मौर्य काल में शिक्षा कहां पर सुने हो ना भाई? तक्षशिला नाम सुने हो? शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल में। शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। ठीक है, क्लियर है भाई? और मौर्य काल के राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोक हो गया, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद एक और ऑप्शन है आपका गुप्त काल। तो गुप्तकालीन भारत। अब गुप्त काल के संस्थापक जब पूछा जाए तो याद रखना श्री गुप्त है मेरे दोस्तों। गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त हैं। ठीक है, याद रखना। अब ये जो भारत में ये जो गुप्त काल है ना, इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा यहां, इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो सीधा आ जाएगा भाई, गुप्त काल को कहा जाता है। सोने के सिक्का जारी करने वाला वंश था यही गुप्त काल, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किया था। भूदान परंपरा की शुरुआत की किसने? गुप्त काल ने। ठीक है,
अब गुप्त काल में अनेक राजा हुए, जैसे श्रीगुप्त, मैंने कहा गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, और श्रीगुप्त को कुछ उपाधि मिली थी। क्या? श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से जाना जाता था। आदिराज और महाराज, याद रखना भाई, पेपर में आता है। श्रीगुप्त किस उपाधि से नवाजे जाते थे? तो आदिराज और महाराज के नाम से। ठीक है, इतना याद रखना। एक चीज और याद रखना, गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? जैसे अभी मैंने कहा मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। कहा मैंने? तो गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र हो जाएगा भाई नालंदा। नालंदा, और इसी के नाम से सुने होंगे ना आपने, आप सभी सुने होंगे नालंदा विश्वविद्यालय, है ना? तो नालंदा विश्वविद्यालय सुने हो, बहुत गुप्त काल का यूनिवर्सिटी है भाई, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों। तो गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र था नालंदा, वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी भाई? कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। इस काल में, इस गुप्त काल में अनेक साहित्य थे। ठीक है, बहुत सारे साहित्यिक घटनाएं थी, जैसे कालिदास इसी समय थे, है ना? इसके अलावा और बहुत सारे थे, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, सभी चीजें हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन साहित्य में। खैर ज्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा, अगले विकल्प की ओर आते हैं। फैक्चुअल चीजों पर बात कर रहा हूं मैं, है ना? देखो भाई, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक जो आर्य हैं किसकी पूजा करते थे भाई? 20 क्वेश्चन लूंगा मैं, है ना? तो जो ऋग्वेदिक आर्य हैं प्रकृति की पूजा करते थे, गाय की, वृक्ष की या माता की? तो किसकी पूजा करते हैं भाई? उत्तर हो जाएगा प्रकृति की। देखो, जो ऋग्वैदिक काल है ना, उस काल में प्रकृति की पूजा की जाती थी। ठीक है, सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाती थी भाई? प्रकृति की पूजा की जाती थी। ठीक है, आर्य थे, वैदिक काल है, तो वैदिक काल के प्रमुख कौन होते थे? आर्य होते थे। ठीक है, और प्रकृति की पूजा की जाती थी। अब आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर आकर बसे होंगे? तो कहां आए हैं भाई? आर्य जब हमारे देश में आया तो सप्त संधव प्रदेश में आकर बसे आर्य सबसे पहले। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, आर्यों का मुख्य निवास क्या था भाई? आर्यों का मुख्य निवास तो एशिया माइनर, आर्य जो है एशिया माइनर में रहते थे। 18वां प्रश्न पर आते हैं, क्या कहता है उसको देखो। देखो भाई, 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? देखो, ये जो गायत्री मंत्र है कौन से वेद से लिया गया है? बढ़िया सवाल है, बार बार कई सारे एग्जाम में आए हैं भाई, तो ये ऋग्वेद आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है। अब यहां जब बात आ गई है वेदों की, देखो भाई कॉल आ गया था मित्रों। अब जब बात आ गई है यहां वेदों की, तो मैं इन 4 वेदों को अच्छे से समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो ऋग्वेद क्या होता है। तो ऋग्वेद में इसकी भी है, वो ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी और ब्राह्मी लिपि थी। सबसे प्राचीन वेद कहलाएगा तो ऋग्वेद कहलाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद आया ऋग्वेद है। इस वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है और 10,580 श्लोक हैं। इस ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 बार प्रयोग हुआ है और अग्नि देवता के लिए 200 प्रयोग, मतलब इंद्र के लिए 250 श्लोक लिखे गए हैं ऋग्वेद में और अग्निदेव के लिए 200 श्लोक लिखे गए हैं। इसको भी याद रखना, अलग अलग मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं ना। स्तूप शब्द की सबसे पहली व्याख्या इसी ऋग्वेद में की गई है और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंडल, देखो गायत्री मंत्र का उल्लेख है और कहां पर भाई? तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब गायत्री मंत्र के रचयिता, इसको निर्मित किसने किया था? विश्वामित्र ने। ठीक है, याद रखेंगे भाई। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, तो 10वें मंडल में इसके क्या है भाई? तो पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, याद रखना। ठीक है, और इस ऋग्वेद के पुरोहित थे होत्री, याद रखना है भाई। ऋग्वेद के प्रमुख देवता को भी याद रख लो, इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता, ये ऋग्वेद के प्रमुख देवता है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों यजुर्वेद, ये दूसरा वेद आ गया। अब दूसरे वेद पर बात कर रहा हूं, यजुर्वेद। देखो, यजुर मतलब यज्ञ। अब जहां पर यज्ञ, हवन, कुंड, कर्म कांड का जहां पर बात आता है तो यजुर्वेद में, अर्थात यज्ञ, हवन, कुंड की बात यजुर्वेद में कही गई है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यह आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है, याद रखना है भाई, है ना। आते हैं क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये दो ही फैक्ट हैं यजुर्वेद का, ज्यादा नहीं है इसमें। तीसरे वेद की बात करते हैं, सामवेद। देखो, सामवेद क्या है? तो संगीत की बात सामवेद में की जाती है। वेद संगीत का उल्लेख सामवेद में किया गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, भारतीय संगीत की जननी, संगीत को किसने जन्म दिया है? कौन से वेद में? सामवेद में ही संगीत के बारे में लिखा गया है। कौन सा संगीत? भारतीय संगीत। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि के बारे में जहां पर बात की गई है, ब्रह्म ज्ञान की जहां बात की गई है, जादू टोना की बात की गई है, वो है आपका अर्थवेद। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चारों वेद है। चारों वेद को आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। अब देखो, सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? तो जो सत्यमेव जयते हैं ना भाई, ये है मुंडकोपनिषद से ली गई है। किससे ली गई है भाई? मुंडकोपनिषद से ली गई है। उपनिषद में आता है। तो सत्यमेव जो जयते हैं मुंडको उपनिषद से ली गई है। और हमारे देश में उपनिषदों की संख्या 108 है। याद रखना, कितने उपनिषद है? 108। लेकिन इनमें से केवल 13 ही उपनिषद प्रमाणित माना गया है। ठीक है, और युद्ध की तुलना सत्यमेव जयते की जो मुंडकोपनिषद है ना, उसमें युद्ध की तुलना टूटी नाव से की गई है। किससे की गई है भाई? टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है ना, समझ रहे हो? ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाता हूं 20वां प्रश्न की तरफ। देखो, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, किसको समर्पित है भाई? ये सोम को समर्पित है। मैंने कहा था, क्या कहा था? ऋग्वेद में 3 ठन देवता की पूजा। किस किस देवता की बात की? इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता। ठीक है, लेकिन एक ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है 9वां मंडल में। बाकी इंद्र देवता और दो के सबसे ज्यादा इंद्रदेव के लिए 250 और अग्नि देवता के लिए 200 श्लोक लिखा है। तो ये सोम के लिए सूक्त के संग्रह है ना। तो ये 20 प्रश्न है और 10 प्रश्न की तरफ मैं और बढ़ूंगा भाई, पूरा लेंगे, टेंशन मत लो। चलिए 21वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद अभी मैं बताए हूं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ओकर बाद सामवेद थे, ओकर बाद तीसरा नंबर में यजुर्वेद थे और चौथा नंबर में अथर्ववेद थे। ऋग्वेद में वेद पुराण वगैरह के बारे में है, वह सबसे प्राचीन कहलाए जाते। सामवेद सामवेद भी जानदार काय भाई सामवेद तो मैं अभी बताए हवा। भारतीय संगीत के जननी सामवेद कहलाते। यज्ञ हवन के बारे में यजुर्वेद में है और अथर्ववेद में जादू टोना आदि के बारे में
बताए गए हैं। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखो भाई, उत्तर वैदिक काल जब आई तब इंद्र का स्थान दूसरे भगवान ने ले लिया, दूसरे देवता ने ले लिया। तो इंद्र का स्थान प्रजापति, मतलब जब वैदिक काल में इंद्र चरम पर सबसे बढ़िया देवता इंद्र देवता को माना जाता था और अन्य देवता को नहीं जानते थे, इंद्र देवता को जानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते प्रजापति आ गया इंद्र की जगह में, है ना, प्रजापति जगह ले लिया था। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए अगला देखते हैं, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में? तो अभी मैंने कहा गद्य में कौन से वेद की रचना की गई थी भाई? अब भी मैंने बताया है यजुर्वेद, है ना। गद्य में, आंशिक रूप से गद्य में, मतलब गद्य पद्य तो रहता ही है, कोई भी श्लोक हमेशा पद्य में रहता है, उसमें गद्य भी लिखा है, मतलब यजुर्वेद हो गया। ठीक है, 24 प्रश्न देखो, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक, अब पाटलिपुत्र जो नगर हैं उनके संस्थापक कौन है भाई? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिंबिसार अजात, तो ये उदयन हो जाएगा। ठीक है, अगला है 25वां देखो, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? हर्यक वंश के तो अजात शत्रु, जिसको कुणिक की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, आगे बात देखो, आगे बात करते हैं 26वां में, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? देखो, सिकंदर के समय में मगध पर किसका शासन था? घनानंद को। और मौर्य काल में घनानंद के अंतिम शासन, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी घनानंद को हराया था। ठीक है, तो इसका उत्तर फिलहाल घनानंद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करें 27वां, कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो देख लो भाई, प्रश्न 28वां देख लो, निम्न में से किसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसको क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद। किसको कहा गया है भाई? महापद्मनंद। अब ये आखिर महापद्मनंद है कौन मेरे दोस्तों? है कौन ये महापद्मनंद? सोचने वाली बात हो जाती है ना, क्या किसी को ये उपाधि मिली है या नहीं मिली है ना, सवाल यही है। तो इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सिकंदर कहां का शासक था? सिकंदर कहां का शासक था भाई? तो मकदुनिया का शासक था। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज की सेशन का। देखो, सिकंदर एवं पोरस के बीच में प्रसिद्ध जो युद्ध है, झेलम का युद्ध कब हुआ था? झेलम का युद्ध कब हुआ था भाई? 1926 को। ठीक है, कब हुआ था झेलम का युद्ध मेरे दोस्तों? 1926 को, सॉरी 326 को हुआ था। ठीक है भाई, कब हुआ था झेलम का युद्ध? 326 में। तो ये 30 MCQ है और मैंने कोशिश किया है सभी विकल्पों को समझा सकूं, है ना। प्रतिदिन आपको ऐसे ही MCQs मिलेंगे। देखिए, MCQs आपको 30 ही मिला है, लेकिन उन 30 MCQs में आपको 100 क्वेश्चन अलग से मिल गया, और वो क्वेश्चंस जो कि छांट कर निकाला गया, जैसे दूध में से घी अलग निकाल लेते हैं ना हम, ठीक वैसा ही मैंने कोशिश किया है कि उन विकल्पों में से भी ऐसे ऐसे घी निकल जाए जो कि हमारे लिए लाभप्रद होता है ना। हमने कोशिश किया है साथियों। क्या आपको का सेशन लगा है? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे। विमल सर को इजाजत दीजिए, फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।